नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत की सीमा। इसके अंदर तटीय सीमा और स्थलीय सीमा को अच्छे विस्तार से मैपिंग के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत की सीमा की अगर बात की जाए तो 22,716.6 किलोमीटर टोटल सीमा आती है और इसके अंदर से कुछ स्थलीय और कुछ तटीय सीमा भी आती है। तो दोस्तों अलग अलग इसको देखें तो स्थलीय सीमा अपनी आती है 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा की बात करूँ तो ये आती है 7,516 किलोमीटर। दोस्तों इस तटीय सीमा में से भी कुछ मुख्य भूमि की है और कुछ द्वीपीय भूमि की है। दोस्तों मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर की सीमा आती है टोटल तटीय में। तो आज हम वही बात करने वाले हैं। तो एक बार सबसे पहले तो मैं स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं। एक बार स्थलीय सीमा की कौन कौन से देश कितनी कितनी सीमा लगाते हैं एक बार डाटा देख लेते हैं। उसके बाद हम मैप पे चलेंगे और मैप में अच्छे से इसको समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं स्थलीय सीमा की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो भारत की टोटल जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर। उसके अंदर से भी सबसे पहला अपना आता है बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर जो कि सर्वाधिक स्थलीय सीमा है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका आता है चीन। दोस्तों चीन की सीमा की अगर बात करें 3,488 किलोमीटर और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर की सीमा अटैच करता है। और चौथे नंबर पर जो दोस्तों आपका आता है नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा अटैच करता है अपने भारत के साथ। और पाँचवें नंबर पर दोस्तों जो अपना आता है वो है म्यांमार दोस्तों 1643 किलोमीटर की सीमा अटैच करता है। और 6 नंबर पर दोस्तों भूटान आ रहा है दोस्तों 699 किलोमीटर की सीमा अटैच करता है। और 7वें नंबर दोस्तों अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की बिल्कुल न्यूनतम सीमा अटैच करा दोस्तों। ये 1 से लेकर 7 तक दोस्तों ये जो आपका है ये सीक्वेंस ये है सर्वाधिक से न्यूनतम स्थलीय सीमा का सीक्वेंस है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अभी इन सभी ये जो सीमा है इसको अपने मैपिंग के थ्रू देखते हैं कौन कौन से भारतीय राज्य किस किस प्रकार अपने लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि ये जो देश है अपने भारतीय राज्यों के साथ किस तरह से सटे हुए हैं विद मैप हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पश्चिम में है बिल्कुल वही बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जैसा कि आपको मैंने भी बताया है कि पाकिस्तान की सीमा तीसरी सबसे लंबी सीमा है 3,323 किलोमीटर दोस्तों। ये दोस्तों तीसरी सबसे लंबी सीमा है जो अपना भारत है पाकिस्तान के साथ लगाता है दोस्तों। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये गुजरात और गुजरात के बाद यहाँ पे राजस्थान और फिर यहाँ पे ऊपर की ओर जाएंगे तो पंजाब भी यहाँ पे सीमा अटैच होती है पंजाब की। और यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ से जम्मू कश्मीर की भी सीमा अटैच होती है दोस्तों। तो ये 4 राज्य हैं इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर ये है इस पाकिस्तान के साथ इधर की ओर सीमा लगे। और इसकी सीमा है 3,323 किलोमीटर टोटल इसकी सीमा है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान के साथ किस तरह से अपना भारत है सीमा लगाता है। अफ़गानिस्तान के साथ दोस्तों एक ही भारतीय राज्य है जो अपनी सीमा अटैच होती है वो है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी मैप में देख पा रहे हो ये है अफ़गानिस्तान दोस्तों, ठीक है। और अफ़गानिस्तान दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो तो इसकी सबसे कम है जो सीमा लगती है, ठीक है। और यहाँ से ये जो जम्मू कश्मीर है और इधर ऊपर की ओर जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर इधर अफ़गानिस्तान जो रेड कलर से इसकी ये सीमा रेखा दिखाई जा रही है ये है अफ़गानिस्तान दोस्तों, ठीक है। और ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर से ओनली सीमा लगाता है, एक ही राज्य से सीमा लगाता है यहाँ जम्मू कश्मीर से। और कितनी सीमा लगाता है अटैच करता है इसके साथ 106 किलोमीटर की सीमा जो कि सबसे कम सीमा। और इसके बीच में जो रेखा है डुरंड रेखा है दोस्तों, ठीक है। सीमा की जो रेखा है डुरंड रेखा के नाम पर कही जाती है दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान के मध्य और भारत के मध्य सीमा है जो उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे चीन के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य लगे हुए हैं। तो चीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका अपना जो भारत हो गया इस तरह से, ठीक है। और इधर है चीन इधर आपका। तो यहाँ पे हम जैसे ही करेंगे तो जम्मू कश्मीर सबसे पहले तो ये जम्मू कश्मीर हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया जो चीन से सीमा अटैच होती है यहाँ पर। और हिमाचल प्रदेश के बाद में दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे उत्तराखंड आपको दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड की भी सीमा अटैच होती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा अटैच होती है और जम्मू कश्मीर की भी सीमा यहाँ से अटैच होती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये आ जाता है नेपाल आ जाए, इसके बाद में करेंगे।
तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं चीन के साथ जो सीमा अटैच हो रही है उनकी बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3, तो ये हो गए टोटल 5 राज्य हैं जो अपने इस चीन के साथ सीमा लगाते हैं। अभी दूसरा है सिक्किम दोस्तों। सिक्किम अब एक छोटा सा राज्य है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये सिक्किम है, ठीक है। ये भी इधर से सीमा अटैच हो रही है सिक्किम की भी। और सिक्किम के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है एक भूटान, एक अलग से देश है, ठीक है। और भूटान के बाद दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये यहाँ पर सीमा लगा रहा है दोस्तों। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपको दिखेगा जो चाइना के साथ सीमा लगाता है। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, टोटल 5 राज्य है भारतीय जो चीन के साथ सीमा लगाते हैं दोस्तों। 5 राज्य चीन के साथ सीमा लगाते हैं दोस्तों। और अब हम बात करने वाले हैं म्यांमार के साथ दोस्तों सीमा लगा लेते हैं। कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं दोस्तों। ये आपको म्यांमार दिख रहा होगा, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है बर्मा, ठीक है। अब नीचे से देखोगे तो किस तरह से इसकी सीमा है, बांग्लादेश को भी छूता है। तो यहाँ पे अपने भारतीय राज्यों के साथ कौन कौन से भारतीय राज्यों को छू रहा है वो देखेंगे अपने। तो दोस्तों एक तो आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा इस तरह से लगती है, फिर उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा अटैच करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम, ये 4 भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा अटैच करते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों म्यांमार के साथ आपकी जो सीमा है वो मैंने आपको बताऊँगा। तो म्यांमार के साथ सीमा इसकी 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ सीमा अटैच होती है दोस्तों, ठीक है। और अब हम देखने वाले हैं बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य लगे हुए हैं दोस्तों। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो बांग्लादेश यहाँ पे है, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको ये वेस्ट बंगाल सिक्किम को उधर से कवर करता हुआ असम, मेघालय और फिर असम, त्रिपुरा और ये मिज़ोरम, ठीक है। तो ये राज्य है, इसके अंदर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आता है, मेघालय आता है। असम दोस्तों 2 बार बांग्लादेश को छू रहा है दोस्तों, ठीक है। असम आपका 2 बार बांग्लादेश को छू रहा है। मैं इसको मैप को थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों ये आपका मेघालय है इधर से, और दोस्तों आप यहाँ पे ये जो सीमा देखोगे ये है इधर से असम की, और फिर मेघालय के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये जो सीमा है ये भी असम की है दोस्तों। यानी कि जो ये असम है आपका, असम 2 बार बांग्लादेश को छू रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा भारतीय राज्य जो 2 बार बांग्लादेश को छूता है। तो इस तरह से ये भी अपना प्रश्न बन सकता है। जैसे अपने राजस्थान के संदर्भ में कोटा से बनता है कि कोटा एक ऐसा ज़िला है जो मध्य प्रदेश को 2 बार छूता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी असम है एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश को 2 बार सीमा अटैच करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और फिर मेघालय आपका हो गया, और मेघालय के बाद असम तो आप बता ही दिया। अभी ये हो गया त्रिपुरा, ठीक है। ये त्रिपुरा है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। एक इधर साइड से देखोगे, एक इधर साइड से देखोगे, इधर साइड से, यानी कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है ये त्रिपुरा। उसके बाद यहाँ पर ये है मिज़ोरम बिल्कुल नीचे, ठीक है। ये है मिज़ोरम, ये भी बांग्लादेश के साथ सीमा अटैच कर रहा है दोस्तों। इस प्रकार से आपका मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इस प्रकार 4 ये भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा अटैच करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा अटैच होती है भारत की 4096 किलोमीटर होती है दोस्तों। 4096 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा अटैच होती है, ठीक है दोस्तों। अभी हम देखने वाले हैं नेपाल के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य लगे हुए हैं दोस्तों। तो आप मैप में क्लियरली देख पा रहे हो, ये है आपका मैप, और यहाँ पर नेपाल कुछ इस तरह से आपका स्थित है दोस्तों। आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे बिल्कुल इसके पश्चिम में, तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों आपको यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सीमा अटैच करता हुआ दिखेगा। और फिर यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो बिहार, और बिहार के बाद में दोस्तों यहाँ पे ये जो सीमा रेखा अभी मैं बना रहा हूँ ये है पश्चिम बंगाल,
ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा अटैच करा। और ये दोस्तों यहाँ पे सिक्किम देख पा रहे हो आप, ये भी सीमा अटैच कर रहा है। तो नेपाल के साथ इतनी ये भारतीय राज्य है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये दोस्तों नेपाल के साथ सीमा अटैच करें। और नेपाल के साथ दोस्तों टोटल जो भारत की अपनी सीमा अटैच होती है वो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर सीमा अटैच होती है टोटल भारत की नेपाल के साथ। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे भूटान के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य लगे हुए हैं दोस्तों। तो मैं एक बार इसको जूम कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो मैप के अंदर, ये है भूटान दोस्तों, ये दोस्तों भूटान है, ये है भूटान। और भूटान के साथ देखें तो यहाँ पे बिल्कुल इसके यहाँ पे पश्चिम में सिक्किम राज्य है। ठीक है, सिक्किम छोटा सा राज्य है। फिर दोस्तों ये जो सीमा है आपकी, ये है पश्चिम बंगाल की सीमा, कुछ इस तरह से ये पश्चिम बंगाल की सीमा है, ये अटैच हो रही है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये सीमा यहाँ पे अटैच हो रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो असम भी सीमा अटैच कर रहा है। ठीक है, ये असम की भी सीमा अटैच हो रही है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखोगे पूर्वी बिल्कुल तो अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से अपना सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 भारतीय राज्य है भूटान के साथ लगे हुए हैं। और भूटान के साथ दोस्तों जो सीमा लगती है वो है भारत की 699 किलोमीटर की टोटल सीमा लगती है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने जाना है स्थलीय सीमा के बारे में, और अभी हम बात करेंगे ये जो तटीय सीमा है ये किस तरह से अपनी लगती है और कौन कौन से इसमें तट है, कौन कौन से तट को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी एक तट पर एक बार और देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके जो तटीय सीमा पर स्थित राज्य है उनके बारे में दोस्तों। यहाँ से आप देख पा रहे हो गुजरात से लेकर के मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सारी जो सीमा है उसको, गुजरात, और फिर आपका नीचे आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका नीचे आ जाएगा गोवा, गोवा के बाद आपका कर्नाटक और केरल। दोस्तों यहाँ पे इस तरह से 5 राज्य आते हैं दोस्तों, 5 राज्य है जो कि पश्चिमी तटीय राज्य हैं। और इसके बाद दोस्तों ये यहाँ से तमिलनाडु, और तमिलनाडु से बाद आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये दोस्तों 4 राज्य आते हैं। तो टोटल 9 राज्य है जो भारत के तटीय राज्य है। कितने हैं टोटल? 9। और पश्चिमी तटीय राज्य कितने हैं? 5। और पूर्वी तटीय राज्य कितने हैं? 4 दोस्तों। तो अब हम इनका एक एक करके पढ़ेंगे, किस तरह से इनके तट है उनको जाना जाता है और क्या क्या उनके अंदर विशेषता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस गुजरात वाले तटीय प्रदेश की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो गुजरात का तटीय प्रदेश है, गुजरात का जो तटीय प्रदेश है इस टाइप से आप देख पा रहे हो जो गुजरात का तटीय प्रदेश है दोस्तों। इस तटीय प्रदेश को जाना जाता है काकरापार तट के नाम से दोस्तों। ये जो तट कहलाता है काकरापार तट कहलाता है। और इसकी विशेषता बताऊं तो ये भारत का सबसे लंबा तट आता है दोस्तों। इसकी दोस्तों लंबाई आती है टोटल 1663 किलोमीटर, जो कि भारत का सबसे लंबा तट है। कौन सा है? काकरापार तट है, गुजरात का तटीय प्रदेश दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों गुजरात के जो अपने यहाँ पे तटीय प्रदेश की थोड़ी बात करें तो यहाँ पर मैं एक सीमा विवाद क्षेत्र आता है गुजरात के अंदर, सरक्रिक, उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों ठीक है एक सरक्रिक नामक क्षेत्र है गुजरात का, जो भारत, ये इधर भारत और इधर जो ये सीमा है ये पाकिस्तान की दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा का विवाद है सरक्रिक क्षेत्र, ये दोस्तों इस सरक्रिक क्षेत्र से एक चैनल पास होता है दोस्तों। ठीक है, तो एक चैनल इस तरह से कुछ पास होता है यहाँ से सरक्रिक क्षेत्र से। ये दोस्तों चैनल है 24 डिग्री चैनल, 24 डिग्री चैनल। 24 डिग्री चैनल का मतलब है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दोस्तों। ठीक है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि ये सरक्रिक क्षेत्र से गुजर रही है, इसको अपने यहाँ पे सरक्रिक रेखा भी कहा जाता है। 24 डिग्री चैनल या फिर इसको कह सकते हैं सरक्रिक रेखा, जो कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है दोस्तों। ठीक है, और ये सरक्रिक क्षेत्र जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा सीमा विवादित क्षेत्र है सरक्रिक नामक क्षेत्र गुजरात का। उसके बाद दोस्तों गुजरात के बिल्कुल नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र का जो तटीय प्रदेश है दोस्तों, महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश ये
दमन दीव से लगा करके आपका ये गोवा तक इसका विस्तार आता है। महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश है। दमन दीव दोस्तों एक यूनिट टेरिटरी है जो कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के बीच में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ से लगा कर के ये जो सीमा आती है ये है कोंकण तट दोस्तों। कोंकण तट है महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश दोस्तों। और कोंकण तट के पास में यहाँ पर एक बॉम्बे हाई नामक एक क्षेत्र आता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बॉम्बे हाई नामक एक क्षेत्र है दोस्तों इसी तटीय प्रदेश पे। दोस्तों बॉम्बे हाई की अगर बात करें तो बॉम्बे हाई इसको भारत में सर्वाधिक यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है बॉम्बे हाई। ठीक है, बॉम्बे हाई सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो कि कोंकण तट के नज़दीक स्थित है। और यहीं पे दोस्तों एक बंदरगाह स्थित है। यहीं पे इसी तट के नज़दीक में एक बंदरगाह स्थित है। ये है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये दोस्तों बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह आता है जो कि कोंकण तट के पास में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और जैसा कि आपको मैंने बताया कोंकण तट के नज़दीक एक बॉम्बे है नामक क्षेत्र है और एक है आधुनिकतम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोस्तों। कोंकण तट के बाद दोस्तों जो ये तटीय प्रदेश आता है अपना मुख्य कर्नाटक का तटीय प्रदेश दोस्तों। कर्नाटक का तटीय प्रदेश आता है दोस्तों, इसको कहा जाता है कन्नड़ तट दोस्तों। कर्नाटक के तटीय प्रदेश को कहा जाता है कन्नड़ तट। और फिर इस कन्नड़ तट के बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपका केरल का तटीय प्रदेश आपको देखने को मिल रहा है। ये है दोस्तों केरल का तटीय प्रदेश। ये है दोस्तों केरल का तटीय प्रदेश की हम बात करेंगे अच्छे से। यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस भी है मानसून के संदर्भ में भी, और भी यहाँ पर कुछ आणविक खनिज है। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे केरल के तटीय प्रदेश की। तो केरल के तटीय प्रदेश की सबसे पहले बात की जाए तो इसका दोस्तों नाम है मालाबार तट। और मालाबार तट की विशेषता अगर बात करें तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो मानसून है वो केरल राज्य के अंदर प्रवेश करता है। तो केरल का जो तटीय प्रदेश है ये दोस्तों, ये जो मानसून आता है जो हिंद महासागर से कुछ इस तरह से ये मानसूनी पवने, तो यहाँ पर ये तट पर वर्षा करती है सर्वप्रथम। ठीक है, तो केरल के मालाबार तट पर सर्वप्रथम वर्षा जरिए मानसून आता है दोस्तों। ठीक है, मानसून सर्वप्रथम मालाबार तट पर आता है। अगर ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि सर्वप्रथम जो मानसून है किस तट पर आता है, मालाबार तट की बात है तो मालाबार तट। राज्य क्षेत्र पूछा जाए तो ये केरल आता है राज्य आपका, जिस पर सर्वप्रथम ये मानसून आता है भारत का। और वैसे टोटली भारत के अंदर पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप उसमें वहाँ पे सर्वप्रथम जो मानसून है उसका आगमन होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इस मुख्य भूमि के संदर्भ में अगर पूछा जाए तट के संदर्भ में तो सबसे पहले अपना आंसर रहेगा मालाबार तट पर सर्वप्रथम मानसून आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी तट पर एक खनिज है वो मिलता है, एक आणविक खनिज है, सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, वो है थोरियम दोस्तों। ठीक है, थोरियम जो आणविक खनिज है सर्वाधिक इसी मालाबार तट पर मिलता है अपने को। और दोस्तों इस मालाबार तट पर एक मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो इस मिट्टी में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन होता है दोस्तों। तो सर्वाधिक नारियल यहीं पे उत्पादित किए जाते हैं इसी तट पर, या फिर मैं कहूँ इसी राज्य में केरल में। ठीक है, तो सर्वाधिक नारियल केरल के अंदर होते हैं और यहाँ पे लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सर्वप्रथम मानसून भी इसी तट पर आता है दोस्तों। और इसके बाद केरल और फिर तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश आता है उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। तमिलनाडु के तटीय प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले जो तमिलनाडु का तटीय प्रदेश है दोस्तों, आप देख पा रहे हो मैप के अंदर तमिलनाडु का तटीय प्रदेश है कन्याकुमारी से विशाखापट्टनम तक है दोस्तों। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। तो यहाँ से कन्याकुमारी से लगाकर आपका ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तक एक तटीय प्रदेश है जिसको कहते हैं कोरोमंडल तट दोस्तों। ये है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट की भी इम्पोर्टेंस है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो मानसून आता है ये सर्वप्रथम इस मालाबार तट से, ठीक है, मालाबार तट पर सर्वप्रथम मानसून आता है। और वहीं दोस्तों ये जो आपका तटीय प्रदेश है ये कोरोमंडल तट, इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, ये उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है दोस्तों। ठीक है, ये उत्तरी पूर्वी से जो मानसून पवने आती है इनसे ये मानसून प्राप्त करता है दोस्तों।
ठीक है। ये हम आपको कोई मानसून जो भारत की जलवायु होगी इसके अंदर अलग से टॉपिक में हम आपको बताएंगे, कवर करवाएंगे इस टाइप से, किस तरह से ये उत्तर पूर्वी मानसून से आता है। तो अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ये उत्तरी पूर्वी मानसून से आता है मानसून, वो सर्वप्रथम या फिर मैं कहूँ एकमात्र दोस्तों इसी तट पर ये वर्षा होती है, बाकी कहीं भी वर्षा नहीं होती है। ठीक है, मेनली ये देखा जाए तो तमिलनाडु के अंदर इससे उत्तरी पूर्वी मानसून से एकमात्र वर्षा होती है वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो विशाखापट्टनम से लेकर के विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और यहाँ उड़ीसा के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक नदी आती है महानदी। थोड़ा एक बार इसको जूम कर लेता हूँ मैं मैप को। हाँ, तो उड़ीसा के अंदर दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ से एक नदी महानदी बहती है और यहाँ से विशाखापट्टनम से लगाकर महानदी का दोस्तों ये जो तटीय प्रदेश है दोस्तों, इसको कहा जाता है आपका उत्तरी सरकार। दोस्तों ये है उत्तरी सरकार। तो कुछ इस तरह से ये जो तटीय प्रदेश है इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और सभी का अपने विस्तार से अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे गुजरात से लगा करके ये जो सभी तटीय प्रदेश है तो इनको हमने अच्छे से पढ़ा। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से ज्योग्राफी के नए टॉपिक के साथ।